जय हिंद साथियों, वेलकम टू सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भोजन, स्वास्थ्य और स्वच्छता के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आपने पर्यावरण से संबंधित इसके पहले की सारी वीडियो आपको देखना है। एनसीईआरटी पर आधारित एक पाठ्यक्रम है। इसमें हम पढ़ेंगे भोजन क्या है, भोजन के आधार पर जीवों के प्रकार, पौधों के खाए जाने वाले भाग, भोजन पकाने के अलग अलग तरीके, भोजन के घटक, संतुलित आहार, मिड डे मील, ठीक है, क्षेत्रीय व्यंजन, भोजन का संरक्षण, बीमारियां, बीमारियों के प्रकार, ये सारी की सारी जानेंगे। कचरे के प्रकार, कचरे कम करने के उपाय, ये और लास्ट में हम अभ्यास प्रश्न भी इसमें करेंगे। ठीक है, तो आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर भी करना है। जो भी साथी अभी तक टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं वो टेलीग्राम ग्रुप से अवश्य जुड़ जाना। जी हाँ दोस्तों, तो सभी जीवों को जिंदा रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अगर जीवों को ऊर्जा नहीं मिलेगी तो क्या हो जाएगा? उनकी मृत्यु हो जाएगी। सभी जीवों को ऊर्जा उनके भोजन से मिलती है। ठीक है, अर्थात भोजन वह खाद्य पदार्थ है जो जीवों को ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, तो ये तो सभी लोगों को पता है। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि सभी जीवों को ऊर्जा कहां से मिलती है, तो भोजन से मिलती है। ठीक है, इस पृथ्वी पर पौधे ही भोजन का निर्माण करते हैं। ठीक है, सभी जीवों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भोजन पौधों से ही प्राप्त होता है। ठीक है, ये चीज आपको याद रख लेनी है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सभी जीवों को जो भोजन प्राप्त होता है वो कहां से प्राप्त होता है? पौधों से प्राप्त होता है। ये चीज आपको यहां पर याद रखनी है, जो कि महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगला देखेंगे दोस्तों, भोजन प्राप्त करने के आधार पर जीव निम्न प्रकार के होते हैं। एक तो होता है शाकाहारी, दूसरा होता है मांसाहारी और तीसरा होता है सर्वाहारी। ठीक है, भोजन प्राप्त करने के आधार पर। तो शाकाहारी के बारे में जानेंगे। ये वे जीव हैं जो केवल पौधे या पौधों के किसी भाग को खाते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए गाय, बैल, हिरण, बकरी, हाथी, ये क्या है? शाकाहारी जीव हैं। अगर आपसे पूछा जाए निम्न में से बताइए कौन सा शाकाहारी जीव है, तब ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मांसाहारी। ये वो जीव हैं जो जानवरों के मांस को खाते हैं। ठीक है, ये चीज आपको यहां पर याद रखनी है। यहां पर देखो, उदाहरण के लिए शेर, बाघ, लोमड़ी, तेंदुआ, मेंढक, छिपकली और चील, ये वो जानवर होते हैं जो मांस खाते हैं। ठीक है, ये जीव जानवरों का शिकार करके खाते हैं। गिद्ध सिर्फ मरे हुए जानवरों को खाता है, इसलिए इसे मृतोपजीवी जो है कहते हैं। ठीक है, अन्य मृतोपजीवी हैं सियार, जीवाणु और कवक, ये क्या है? मृतोपजीवी हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि निम्न में से बताइए कौन मृतोपजीवी है, तो मृतोपजीवी कौन सा होता है? गिद्ध होता है, सियार होता है, जीवाणु और कवक होते हैं, ये मृतोपजीवी कहलाते। ठीक है, बात कर लेते दोस्तों सर्वाहारी की। ये वो जीव हैं जो शाकाहारी भी होते हैं और मांसाहारी भी होते हैं। उदाहरण के लिए बात करें, मनुष्य, कौवा, गिलहरी, काकरोच, कुत्ता, बिल्ली, ये ऐसे जीव हैं जो शाकाहारी भी है और मांसाहारी भी है। तब इन्हें क्या कहा जाता है? सर्वाहारी, जो कि सभी लोग जानते हैं। ठीक है, जानवर के मुंह का आकार और दांतों की बनावट इस तरह की होती है जिससे वे आसानी से अपना भोजन प्राप्त कर सकें। ठीक है, मांसाहारी जानवरों के दांत अलग होंगे, शाकाहारी जानवरों के दांत अलग होंगे, तो अलग अलग ये दांतों की बनावट होती है। ठीक है, गाय के आगे के दांत छोटे होते हैं जिससे वह आसानी से घास भूसा सुरख सके, और जो है पीछे के दांत बड़े और चौड़े होते हैं जिससे वह आसानी से चबा सके। ठीक है, कुत्ते, बिल्ली, शेर, बाघ आदि के जो दांत होते हैं ऐसे होते हैं जिससे वे मांस को फाड़ और क्या कर सके? काट सके। चील की चोंच ऐसी होती है जिससे वह शिकार को फाड़ सके। कबूतर की चोंच ऐसी होती है जिससे वह दानों को पीस सके। हार्नबिल की चोंच ऐसी होती है जिससे वह फल और कीड़े मकोड़े खा सके। बगुला की चोंच ऐसी होती है जिससे वह जमीन पर पड़े कीड़े मकोड़े, फल आदि को खा सके। कौवे की चोंच ऐसी होती है जिससे वे सभी तरह के भोजन को खा सकें। मनुष्य के दांत ऐसे होते हैं जिससे वह काटता है, फाड़ता है, पीसता है और चबाता है ना। और गिलहरी हमेशा कुछ ना कुछ कुतरती रहती है ताकि उसके दांत बढ़े ना। सांप के दांत होते हैं पर अपने शिकार को पूरा निगल लेता है। मनुष्य सर्वाहारी है
वह शाक सब्जी भी खाता है और मांस भी। मनुष्य पौधे के अलग अलग जो है हिस्सों को खाता है। पौधे के खाए जाने वाले भाग देखो, यहां से कई बार पूछा जाता है। देखो तना वाले, देखो सबसे पहली तो आलू का क्या खाया जाता है? तना। प्याज का भी तना खाया जाता है, लहसुन का तना खाया जाता है, अदरक का तना और हल्दी का तना। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि निम्न में से बताइए कौन सा ऐसा पौधा है जिसका तना खाया जाता है, तब आपको आलू, प्याज, लहसुन, अदरक, हल्दी ये सभी पता होनी चाहिए। ठीक है। जड़ की बात करें तो गाजर की जड़ खाई जाती है, मूली की, सलजम और शकरकंद और चुकंदर, इनकी क्या खाई जाती हैं? इनकी जड़ खाई जाती है। पत्ते किसके खाए जाते? पालक, बंद गोभी, सरसों, बथुआ, है ना, मेथी, मूली और चना, इनकी पत्ती भी खाई जाती है। फूल देखो, गुलाब के फूल, है ना, फूल गोभी, ब्रोकोली, केला, सीताफल, कचनार और सहजन। और बीज चना, मक्का, चावल, गेहूं, मेथी, इनके बीज खाए जाते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग हैं और आपसे पूछा भी जाएगा, तब आपको उत्तर भी यहां पर बताना है। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। फल में सेव, केला, टमाटर, सीताफल, नाशपाती, आंवला आदि। कुछ पौधों के एक से ज्यादा भाग भी खाए जाते हैं, जैसे जड़ और पत्ते खाए जाते हैं मूली के। फूल और फल खाए जाते केला और सीताफल के। ठीक है। बीज और पत्ते खाए जाते चना, मेथी और सरसों के। तना और पत्ते खाए जाते लहसुन और प्याज के। तो ये चीज आपको यहां पर पता होनी चाहिए। अब दोस्तों यहां पर हम देखेंगे जानवरों से मिलने वाले खाद्य पदार्थ हैं। तो दूध, दही, मक्खन, पनीर, मीट, मछली, अंडा, शहद, ये सभी क्या मिलते हैं? जानवरों से खाद्य पदार्थ मिलते हैं। जैसे दूध गाय, भैंस, बकरी आदि से दूध प्राप्त होता है। ठीक है। दही से मक्खन और पनीर, बकरा, मुर्गा आदि इनसे मीट, मछली के अलावा केकड़ा, झींगा भी इस श्रेणी में आते हैं, है ना। अंडा, मुर्गी, शुतुरमुर्ग आदि के अंडे, शहद मधुमक्खियों से प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से ये भोजन पकाने के अलग अलग तरीके देखो, अलग अलग खाद्य पदार्थ अलग अलग तरीके से पकाए जाते हैं। कुछ खाद्य पदार्थों को पका कर खाने के तरीके एक से भी ज्यादा हो सकते हैं। कुछ खाद्य पदार्थ जो है कच्चे भी खाए जाते हैं, और कुछ जो होते हैं भोजन पकाने के अलग अलग तरीके हैं, है ना। तो यहां पर देखो भूनकर क्या खाया जाता है? आलू, भिंडी, शकरकंद, मक्का, चना, मूंगफली। अगर आपसे पूछा जाए कि निम्न में से बताइए कौन सा ऐसा पदार्थ है जो भूनकर खाया जाता है, तब आपको पता होनी चाहिए कि आलू, भिंडी, शकरकंद, मक्का, चना और मूंगफली ये भूनकर खाए जाते हैं। उबालकर कौन से खाए जाते हैं? चावल, दाल, आलू, शकरकंद, मक्का, अंडा। तलकर आलू, मीट, मिर्च, पापड़। सेंककर रोटी, पापड़, ब्रेड, पिज्जा, ये सेंककर। कच्चा टमाटर, मूली, गाजर, खीरा, ये कच्चे भी खाए जाते हैं। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। भोजन के घटक देखते हैं दोस्तों। भोजन से हमें सारी चीजें मिलती हैं जो हमारे शरीर की वृद्धि और विकास में सहायक होती हैं और हमें स्वस्थ रखने में मदद करती हैं। ये चीजें पोषक कहलाती हैं, ना, पोषक कहलाती हैं। अगर किसी के भोजन में सारे पोषक तत्व उपलब्ध हों तो उसकी वृद्धि और विकास संपूर्ण रूप से होता है। उसके बीमार होने की संभावना कम होती है। अलग अलग खाद्य पदार्थों से अलग अलग पोषक तत्व जो है मिलते हैं। एक पोषक तत्व एक से ज्यादा खाद्य पदार्थों में भी हो सकता है और एक खाद्य पदार्थ में एक से ज्यादा जो है पोषक तत्व भी हो सकते हैं। भोजन के मुख्य घटक जो पोषक हैं वो देखो कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और विटामिन। ये क्या है? भोजन के प्रमुख घटक होते हैं या पोषक होते हैं। रुक्षांश, है ना, आहारी रेशे और जल और खनिज, ये जो होते हैं प्रमुख घटक होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए निम्न में से बताइए कौन सा भोजन का प्रमुख घटक नहीं है, तब आपको ये चीज पता होनी चाहिए। ठीक है। निम्नलिखित तालिका में भोजन के घटक, उनके कार्य और वे घटक किस खाद्य पदार्थ से मिलते हैं, ये स्रोत हम पढ़ने वाले हैं। अब दोस्तों यहां पर हमें देखना है प्रमुख जो भोजन के घटक होते हैं। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट जो पोषक होते हैं, यह हमें ऊर्जा देता है। ठीक है, इसका कार्य है। और कार्बोहाइड्रेट देखो किस किस में होती है? गेहूं, चावल, आलू, मक्का, केला, शकरकंद, गन्ना, ब्रेड, शक्कर, इनमें क्या होती है? कार्बोहाइड्रेट होती है। ये चीज याद रखनी है। ठीक है। अगर आपसे कभी पूछा जाएगा निम्न में से बताइए कौन सा कार्बोहाइड्रेट का स्रोत नहीं है या फिर स्रोत है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट किस में होता है। ठीक है।
फिर यहाँ पर हम देख लेते हैं वसा। वसा यह भी ऊर्जा देता है। यह में देखो कौन कौन से में वसा रहती है कि दूध, पनीर, मक्खन, घी, अंडा, इनमें क्या रहता है, वसा रहता है। ठीक है, मीट, मछली, बादाम, मूंगफली, अखरोट, इनमें वसा रहता है। और यह जो है हमारे शरीर के कार्बोहाइड्रेट से दुगनी ऊर्जा देता है, हमारे शरीर के लिए घातरोधी आवरण प्रदान करता है, अर्थात हमारे अंगों को बाहरी झटकों से बचाता है। कौन, वसा। ठीक है, तो ये वसा के प्रमुख स्रोत हैं, ये वसा के याद रख लेना है ना। अब अगला देख लेते हैं प्रोटीन। प्रोटीन शरीर वर्धक भोजन है ना। तो यहां पर देखो यह हमारे शरीर की वृद्धि में मदद करता है, यह कोशिकाओं के पुनः निर्माण में मदद करता है। तो याद रख लेना है कोशिकाओं के पुनर्निर्माण में कौन मदद करता है, तब आपका उत्तर होगा प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन के प्रमुख देखो दूध है और ये अंडा, मछला, दाली, जे सोयाबीन, मटर, पनीर, ये सारी की सारी क्या हो जाते हैं, प्रोटीन के स्रोत माने जाते हैं। सोयाबीन प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत माना जाता है। ठीक है, तो विटामिन के बारे में देखो ये कई प्रकार के होते हैं जिनकी चर्चा अलग अलग से की गई है। विटामिन ये रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। तो फल, सब्जियां, दूध, इनमें जो है क्या पाए जाते हैं, विटामिन पाए जाते हैं। और रुक्षांश या आहारी रेशे जिसे कहा जाता है, पाचन क्रिया में मदद करते हैं और बिना पचे हुए भोजन को बाहर निकालते हैं। इस प्रकार से देखो साबुत अनाज, छिलके वाली दालें, ताजे फल, सब्जियां, ये जो होती हैं इनमें रुक्षांश या आहारी रेशे होते हैं। और जल की बात कर लो, जल और खनिज, तो यह शरीर के अंदर पोषक तत्वों को अवशोषित करता है, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है। तो जल, चाय, दूध, तरी वाली सब्जियां आदि है ना, जल और खनिज इसमें पाए जाते हैं। जल यह शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है, जल। ठीक है, खनिज हमारे शरीर को कई प्रकार के खनिजों की जरूरत होती है जिनकी चर्चा अलग से की गई है। ये रोगों से हमारी रक्षा करते हैं खनिज। तो ये सारे के सारे जो हैं वो पोषक तत्वों के यहां पर हम देख रहे थे, उनके कार्य देख रहे थे, कौन कौन से स्रोत हैं वो देख रहे थे। ये चीज आपको याद रखनी है, ये स्रोत आपसे पूछ लिए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट और वसा को ऊर्जा देने वाला भोजन कहा जाता है। ठीक है ना। प्रोटीन को शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। रुक्षांश हमारे शरीर को कई पोषण प्रदान नहीं करते, है ना, कोई पोषण प्रदान नहीं करते। हमारे शरीर को ऊर्जा मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे शरीर को मुख्य रूप से जो ऊर्जा मिलती है वो कैसे मिलती है, तब आपका उत्तर होगा कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। ठीक है, अगला देख लेते दोस्तों संतुलित आहार या फिर भोजन। वह आहार भोजन जिसमें सभी पोषक जो घटक हैं उचित मात्रा में जितनी एक आयु वर्ग के मनुष्य को चाहिए उपलब्ध हों, तो वह आहार संतुलित आहार कहलाता है। सिर्फ एक प्रकार का खाना खाने से सभी पोषक नहीं मिलते, इसलिए हमें अलग अलग तरह के खाद्य पदार्थ खाने चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ महंगी खाने पीने की चीजों से संतुलित भोजन मिलता है, बल्कि सस्ती खाने पीने की चीजों से भी संतुलित भोजन जो है प्राप्त कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर संतुलित के आहार के बारे में बताया गया। और हम दोस्तों देखेंगे मिड डे मील। मिड डे मील भारत में सभी बच्चों को संतुलित आहार नहीं मिल पाता, खास तौर से गरीब बच्चों को। इसलिए सरकार ने प्राइमरी और उच्च प्राइमरी स्तर तक के उन सभी बच्चों को जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं मुफ्त संतुलित आहार देने का निर्णय 2001 में किया था, परंतु निर्णय को 2004 में लागू किया गया। इस तरह 2004 में पूरे भारत के सभी प्राइमरी स्कूलों में मिड डे मील जो योजना है को शुरू किया गया। इस योजना के अंतर्गत सरकारी स्कूल में उच्च प्राइमरी स्तर तक पढ़ने वाले सभी बच्चों को दोपहर को मुफ्त संतुलित आहार दिया जाता है। अब आपसे यहां से एक क्वेश्चन बनेगा, क्या बनेगा, आपसे पूछा जाएगा कि जो मिड डे मील योजना है ये कब लागू की गई, कब से ये लागू है, तब आपका उत्तर होगा 2004 से लागू है। ठीक है, इसको निर्णय आहार संतुलित आहार देने का जो निर्णय लिया गया था वो 2001 में लिया गया था, लेकिन ये जो मिड डे मील योजना है ये 2004 से लागू कर दी गई थी। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है दोस्तों। क्षेत्रीय व्यंजन के बारे में यहां पर हम देखेंगे। जिस तरह हम एक ही तरह का खाना नहीं खाते, उसी तरह हर जगह एक ही तरह चीजें नहीं खाई जाती, अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग व्यंजन होते हैं। किसी क्षेत्र का जो खान पान है निम्न बातों पर निर्भर करता है। उस क्षेत्र में खाद्य पदार्थ आसानी से उपलब्ध हैं कि नहीं, उस खाद्य पदार्थ का उस क्षेत्र की संस्कृति में क्या महत्व है,
वह खाद्य पदार्थ सस्ता है कि महंगा है। ठीक है, जैसे उत्तर भारत के लोग रोटी ज्यादा खाते हैं क्योंकि इस क्षेत्र में गेहूं आसानी से उपलब्ध है। दक्षिण भारत के लोग चावल, इडली, डोसा, सांभर आदि खाते हैं क्योंकि ये व्यंजन वाले खाद्य पदार्थ वहां आसानी से मिल जाते हैं। दक्षिण भारत के लोग नारियल का प्रयोग अपने व्यंजनों में करते हैं क्योंकि वहां पर जो है नारियल मिल जाता है आसानी से। तो ये सारी के सारे कारण होते हैं। तटीय क्षेत्र के लोग मछली, चावल ज्यादा खाते हैं क्योंकि इस क्षेत्र में जो है क्या है, ये चीजें आसानी से मिल जाती हैं। असम के लोग चावल और मछली ज्यादा खाते हैं क्योंकि ये चीजें वहां आसानी से मिल जाती हैं। उत्तर पूर्व के लोग बांस की भी सब्जी बनाते हैं, बांस की, है ना। और देख लेते हैं लिंग हु फैना है, यह सांप का मांस होता है। हांगकांग के लोग इसे बड़े चाव से खाते हैं। हांगकांग के लोग इसे बड़े चाव से खाते हैं। आज की तारीख में कोई भी व्यंजन कहीं भी मिल जाता है, भले वह महंगा मिले, पर उस व्यंजन की जो है उत्पत्ति एक विशेष क्षेत्र में हुई है। ठीक है, तो ये चीज याद रख लेनी है। लिंग हूं फैना है, ये क्या है, सांप का मांस होता है। कुछ राज्यों के विशेष व्यंजन देखो, अगर आपसे पूछा जाए कि मसूर टेंगा ये किस राज्य का व्यंजन है, तब आपका उत्तर होगा असम का। वांस चावल ये असम के व्यंजन हैं। ठीक है, बिहार के देखो लिट्टी चोखा, खूबी का लाई और चावल, है ना, चावल और दाल ये कहाँ के हैं, बिहार के हैं। और मछली नारियल के तेल से बनी ये गोवा का व्यंजन है। गुजरात ढोकला, खांडली, लेमन राइस ये गुजरात का है। हरियाणा बाजरा खिचड़ी, कड़ी पकौड़ा ये हरियाणा के हैं। जम्मू कश्मीर के तबक मांझ और कलाडी, पनीर, राजमा, कहवा ये जम्मू कश्मीर के हैं। झारखंड के देख लो रूगड़ा और मडुआ रोटी ये कहाँ के हैं, झारखंड के। मध्य प्रदेश में भुट्टे की खीर ये प्रसिद्ध है। महाराष्ट्र में साग पूरी, बड़ा पाव, पाव भाजी ये महाराष्ट्र में है। नागालैंड में बांस के कोपल और मोमोज। उड़ीसा में छेना पोड़ा। पंजाब में सरसों का साग और मक्के की रोटी पंजाब में। राजस्थान में मलाई घेवर और चूरमा बाटी। पश्चिम बंगाल में दाब छिनगरी और रसगुल्ला संदेश। मेघालय में तुंग तप मछली की चटनी। त्रिपुरा में वेरमा मछली। केरल में अविरल मिश्रित सब्जी, टैपियोका और लाल चींटी की चटनी छत्तीसगढ़ में। तो इस प्रकार से अलग अलग हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि लाल चींटी की चटनी कहाँ बनाई जाती है, कहाँ का ये व्यंजन है, तब आपका उत्तर होगा छत्तीसगढ़ की। ठीक है, ये कहाँ की है, छत्तीसगढ़ की। ये सभी को याद रखनी है। अब दोस्तों भोजन का संरक्षण हम यहाँ पर पढ़ेंगे। खाने पीने की चीजें जल्दी खराब हो जाती हैं, इसलिए उनको खराब होने से बचाना जरूरी है ताकि जो है उनका लंबे समय तक उपयोग किया जा सके। कभी कभी हम उन चीजों को बचाकर रख सकते हैं जिन्हें हम बहुत समय तक उपयोग कर सकें। ठीक है, ये भोजन का संरक्षण है। भोजन के संरक्षण में हम देखेंगे आजकल फल सब्जियों को बचाने के लिए रेफ्रिजरेटर का प्रयोग किया जाता है ना। और रेफ्रिजरेटर में तापमान कम होता है, इसलिए फल सब्जियां खराब नहीं होती क्योंकि कीटाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। आलू प्याज लहसुन को नमी से बचाकर खुले में रखा जाता है। और पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, हरा धनिया या साग को अगर रेफ्रिजरेटर में नहीं है तो गीले कपड़े में लपेट कर रखा जाता है। विभिन्न चीजों को लोग अचार के रूप में लंबे समय तक रखते हैं, जैसे आम, आंवला, मिर्च और लहसुन इनको रख सकते हैं। विभिन्न चीजों को लोग मुरब्बे के रूप में लंबे समय तक बचा कर रख सकते हैं, जैसे आंवला और सेब ये सभी रख सकते हैं। ठीक है, कुछ चीजों को लोग चटनी बनाकर कुछ दिनों तक बचा कर रख सकते हैं, जैसे आम है, मिर्च है, धनिया है, पुदीना आदि इनको रख सकते हैं। कुछ चीज़ों को सुखा कर रखते हैं लंबे समय तक उपयोग की जा सके। ठीक है, जैसे मेथी, आलू के चिप्स इनको सुखा कर रखते हैं। कुछ चीज़ों को लोग भून कर रखते हैं, जैसे चना और मूंगफली इनको भून कर। और भी देखो कुछ चीज़ों को जैम और सॉस के रूप में संरक्षित करके रखा जाता है। दूध को उबाल कर रखा जाता है ताकि वह जल्दी खराब ना हो। थैली वाला दूध पाश्चुरीकृत दूध होता है। थैली वाला जो दूध होता है वो पाश्चुरीकृत होता है। दूध को 62.8 अंश सेंटीग्रेड पर 30 मिनट के लिए क्या किया जाता है, या 71.7 अंश सेंटीग्रेड पर 30 सेकंड के लिए उबालकर और ठंडा करके थैलियों में पैक कर दिया जाता है ना, और जिससे जल्दी खराब ना हो। इस विधि को पाश्चुरीकरण कहा जाता है। इस विधि को जो है खोज
लुई पास्चर ने की थी। अब यहां से दो क्वेश्चन आपके बनेंगे दोस्तों कि पाश्चुरीकृत जो दूध होता है कितने अंश सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है, तो 62.8 अंश सेंटीग्रेड पर 30 मिनट और 71.7 अंश सेंटीग्रेड पर 30 सेकंड। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है यहां पर, ये पाश्चुरीकरण है। अगला देख लेते हैं। तो ये दोस्तों पाश्चुरीकरण की प्रक्रिया है जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, बीमारियों के बारे में देखते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने आप को अस्वस्थ महसूस करता है तब वह बीमार माना जाता है ना। बीमारियां कई तरह से फैलती हैं, कभी खराब भोजन खाने से, कभी गंदा पीने से, और कभी गंदगी की वजह से, कभी भोजन के अभाव से, तो कभी जीव जंतुओं के काटने से, है ना। बीमारियां दो प्रकार की होती है, एक जन्मजात होती है, एक उपार्जित होती है। जन्मजात वे बीमारियां होती हैं जो आपको पता है किसी व्यक्ति के अंदर जन्म से ही होती हैं, जैसे हीमोफीलिया, है ना, रक्त का थक्का नहीं जमना, वर्णांधता, लाल और हरे रंग में भेद नहीं करना, ये उपार्जित बीमारियां, ये जन्मजात हैं। उपार्जित बीमारियां हमें वातावरण से मिलती हैं, जैसे रतौंधी, पेचिस, छोटी माता, काली खांसी, ये वातावरण से मिलती है। ठीक है, तो उपार्जित बीमारियां दो प्रकार की होती हैं, एक संक्रामक और एक असंक्रामक, जो उपार्जित होती हैं। संक्रामक रोग वे होते हैं जो एक मनुष्य में जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ और कवकों, फफूंदों से फैलते हैं, है ना। ये हवा, पानी और भोजन के द्वारा फैलते हैं। ये रोग एक दूसरे से मनुष्य में फैल सकते हैं और नहीं भी फैल सकते हैं, है ना, नहीं भी, और भोजन के द्वारा फैलते हैं। ये रोग एक मनुष्य के दूसरे मनुष्य में फैल भी सकते हैं और नहीं भी। ठीक है, जैसे मलेरिया, डेंगू, तपेदिक, हैजा आदि असंक्रामक रोग वह होते हैं जो किसी भी अंग की खराबी से, भोजन के अभाव से, खनिज के अभाव से या फिर किसी चीज की एलर्जी से हो सकते हैं, जैसे हार्ट अटैक, स्कर्वी, कैंसर, ये असंक्रामक रोग हैं। ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। और मलेरिया, डेंगू, तपेदिक, हैजा ये संक्रामक रोग हैं। तो असंक्रामक और संक्रामक आपको पता होनी चाहिए। निम्न में से बताइए कौन सा असंक्रामक रोग है, तब आपका स्कर्वी, कैंसर, अटैक होगा। निम्न में से बताइए कौन सा संक्रामक है, तो मलेरिया, डेंगू, तपेदिक और हैजा होगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको तैयार रहना है। अब इसमें दोस्तों हम बीमारियों के बारे में देखेंगे। कुछ जन्मजात बीमारी होती हैं, कुछ उपार्जित बीमारियां होती हैं। तो जन्मजात में देखो, एक तो हीमोफीलिया है और वर्णांधता, ये जन्मजात बीमारियां। आपसे पूछा जाएगा कि निम्न में से बताइए कौन सी जन्मजात बीमारी है, तब आपको पता होनी चाहिए। उपार्जित बीमारी को देखो, उपार्जित बीमारी को दो भागों में बांटा गया, एक संक्रामक, दूसरी असंक्रामक। तो संक्रामक में कौन सी आएगी, तपेदिक, पोलियो, मलेरिया, खुजली, खाज, ये संक्रामक हैं। और असंक्रामक हार्ट अटैक, स्कर्वी और कैंसर, ये असंक्रामक हैं। ठीक है, और यहां पर देखते हैं खराब भोजन से, दूषित जल से, गंदगी से या जीव जंतुओं के काटने से हमारे शरीर में कीटाणु, जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, फफूंद चले जाते हैं और हम बीमार कर देते हैं। ठीक है, जीवाणु जनित रोग देखो, ये रोग जीवाणुओं के द्वारा फैलते हैं। ये रोग हैं काली खांसी, निमोनिया, प्लेग, तपेदिक, कोढ़, धनुष टंकार, ठीक है, टिटनेस, आंत्र ज्वर, डिप्थीरिया और हैजा। अब आपको पता होनी चाहिए कि जीवाणुओं से कौन से फैलते हैं और विषाणुओं से कौन से फैलते हैं। ठीक है, तो ये जीवाणुओं से याद होनी चाहिए, काली खांसी, तपेदिक, प्लेग और कुष्ठ रोग, ये सारी की सारी, डिप्थीरिया, हैजा, ये जीवाणुओं के द्वारा फैलने वाले रोग हैं। प्लेग चूहों के द्वारा फैलता है, इस बीमारी को काली मौत भी कहते हैं, काली मौत। ठीक है, ये चूहों के द्वारा फैलता है। हैजा मक्खी, दूषित जल और खाने से फैलता है, इसमें उल्टी, दस्त लग जाते हैं हैजा में। आंत्र ज्वर म्यादी, दूषित जल और खाने से फैलता है। डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस बीमारियों को दूर करने के लिए एक टीका लगाया जाता है, जिसे डीपीटी का टीका कहते हैं। डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस बीमारियों को दूर करने के लिए तो ये डीपीटी का टीका लगाया जाता है इनके लिए। तपेदिक बीमारी में हमारे फेफड़े प्रभावित होते हैं, इसी बीमारी को टीबी कहा जाता है ना। इस बीमारी को दूर करने के लिए बीसीजी, बैसिलस कॉलमेट गुरिन का टीका लगाया जाता है। ये चीज याद रखनी है। अगर आपसे पूछा जाए कि बीसीजी का टीका किस बीमारी के लिए लगाया जाता है, तब आपका उत्तर होगा तपेदिक या फिर टीबी। ठीक है, डीपीटी का टीका किस बीमारी के लिए, की रोकथाम के लिए लगाया जाता है, ये चीज आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, विषाणु जनित रोग देख लेते हैं। ये विषाणुओं से फैलते हैं, जैसे पीलिया, छोटी माता, चेचक, एड्स, फ्लू, खसरा, रेबीज, है ना, गलसुआ, डेंगू, पोलियो,
चिकनगुनिया, ये सभी जो रोग हैं ये विषाणुओं के द्वारा फैलते हैं। ठीक है, पीलिया दूषित जल से फैलता है, इसमें हमारा शरीर पीला पड़ जाता है। पोलियो भी दूषित जल से फैलता है। रेबीज जानवरों जैसे कुत्ता, घोड़ा, बंदर आदि के काटने से होता है। ठीक है, और डेंगू, चिकनगुनिया, एडीज मच्छर के काटने से होता है। गलचुआ में कानों के नीचे सूजन आ जाती है। तो ये जो है वो क्या है, ये विषाणु से फैलने वाले रोग हैं जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, और भी देख लेते हैं। भारत से चेचक और पोलियो नामक बीमारियां दूर हो गई हैं। पोलियो को पूर्ण रूप से खत्म करने के लिए भारत सरकार ने पल्स पोलियो कार्यक्रम जो है की शुरुआत की थी। उल्लेखनीय है कि कार्यक्रम अब भी संचालित है और इसके अंतर्गत 0 से 5 वर्ष की आयु के बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाती है। और वर्तमान में जो पोलियो के ब्रांड एम्बेसडर हैं वो अमिताभ बच्चन हैं, ये चीज भी याद रखनी है। ठीक है, प्रोटोजोआ जनित रोग देखो, प्रोटोजोआ से, ये रोग प्रोटोजोआओं से फैलते हैं। ये रोग पेचिस, डायरिया, मलेरिया, पायरिया, ठीक है, पेचिस मक्खियों द्वारा फैलता है। इसमें पतले दस्ते होते हैं और उसके साथ खून आता है। पायरिया दांतों की बीमारी है। मलेरिया मादा एनोफ्रीज मच्छर से फैलती है। इसमें कपकपी के साथ बुखार आता है और इसकी दवाई कुनेन सिनकोना नामक पेड़ की छाल से बनती है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मलेरिया के लिए मलेरिया की जो दवाई बनती है कौन से वृक्ष से बनती है, तो सिनकोना नाम के पेड़ की छाल से बनती है ना। मच्छरों को दूर करने के लिए तालाबों में मछलियां पाली जाती हैं। रोनाल्ड रॉस ने यह खोजा था कि मलेरिया मच्छरों से फैलता है। ठीक है, और देखो फफूंद, फफूंद एक कवक जिसे कहा जाता है, ठीक है, जनित कवक जनित रोग है, ये फफूंद से फैलते हैं। ये रोग हैं दाद, खाज, अस्थमा, अस्थमा सांस की बीमारी है। ठीक है, मच्छरों से फैलने वाले रोग देखो, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, मस्तिष्क ज्वर। आपसे पूछा जाएगा निम्न में से बताइए कौन सा मच्छरों से फैलने वाला रोग है, तब आपको पता होनी चाहिए मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया। मक्खियों से फैलने वाले रोग हैं हैजा, पेचिस, डायरिया। दूषित जल और भोजन से होने वाले रोग पीलिया, पोलियो, आंत्र ज्वर और हैजा हैं। ठीक है, ये आपको सारे के सारे पता होने चाहिए। अभावजन्य रोग देखो, ये रोग भोजन की कमी के कारण होते हैं और ये किसी पोषक तत्व या फिर खनिज की कमी से होता है। इन रोगों को दूर करने के लिए हमें उन चीज़ों का सेवन करना चाहिए जिनकी कमी के कारण ये रोग जो है रोग हुए हैं। ऐसा नहीं है कि हमें बाकी पोषक तत्वों का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर हमें इन जो है अभावजन्य रोगों से दूर रहना है तो हमें हमेशा संतुलित आहार का सेवन करना चाहिए। प्रोटीन और ऊर्जा, कार्बोहाइड्रेट और वसा की कमी से बच्चों में क्वासी-योरकर और मरासमस रोग हो जाता है। इन रोगों से बच्चों की वृद्धि और विकास रुक जाता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है दोस्तों कि क्वासी-योरकर रोग किसके कारण होता है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अगर हम सिर्फ कार्बोहाइड्रेट और वसा खाते हैं तो हमें मोटापे की बीमारी हो सकती है ना। प्रोटीन की कमी से त्वचा रोग आ सकता है, पेचिस भी हो सकता है, बालों का रंग भी जो है उड़ सकता है और चेहरे पर सूजन भी आ सकती है। ज्यादातर अभावजन्य रोग विटामिन की कमी से होते हैं। विटामिन 6 प्रकार के होते हैं, ए, बी, सी, डी, ई और के। ये विटामिन है और ये 6 प्रकार के होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि विटामिन कितने प्रकार के होते हैं तब आपका उत्तर होगा 6 प्रकार के। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। और भी अब यहां से विटामिन बी और सी पानी में घुल जाते हैं, इसलिए इन्हें जल में घुलनशील विटामिन जो है कहते हैं। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है निम्न में से बताइए कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, तो बी और सी जो है ये जल में घुलनशील हैं, जबकि ए, बी, सी, डी, ई के जो हैं ये घुलनशील और ये जल में अघुलनशील। तो जल में घुलनशील कौन से हैं, बी और सी हैं। और यहां पर देखिए जल में अघुलनशील के, ई, डी, ए, केडा, केडा पढ़ लो इसको, केडा ये जल में अघुलनशील हैं और वीसी जल में घुलनशील है। ठीक है, तो याद रखो नीचे दी गई तालिका में विटामिनों के प्रकार उनकी कमी से होने वाले रोगों को दिए हैं। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा होता है, रतौंधी। ठीक है, विटामिन बी1 की कमी से बेरी रोग होता है। आपसे शुद्ध एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विटामिन ए की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है, तब आपको पता होनी चाहिए रतौंधी। विटामिन बी1 की कमी से बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। ठीक है, और विटामिन डी की कमी से रिकेटस हो जाता है, रिकेटस। और विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता। तो ये जो है दोस्तों
यहाँ पर विटामिन है और विटामिन से होने वाले, विटामिन की कमी से होने वाले कुछ रोग हैं, तो इनको आपको याद रख लेना। विटामिन डी और के संश्लेषण हमारे शरीर में होता है। अभावजन्य रोग, खनिजों की कमी भी होते हैं। ये खनिज हमें बहुत थोड़ी मात्रा में चाहिए होते हैं, ठीक है, परंतु खनिज अच्छे, स्वस्थ एवं उचित विकास के लिए आवश्यक होते हैं। कुछ प्रमुख खनिज इस प्रकार से लोह है। लोहे की कमी से खून में हीमोग्लोबिन की जो है कमी हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, एनीमिया रोग हो जाता है। हमारे शरीर में सामान्य हीमोग्लोबिन की जो मात्रा होती है वो 12 से 15 GM होनी चाहिए, और इसकी कमी से जो होता है वो एनीमिया हो जाता है, ठीक है, लोहे की कमी से। सभी लोगों को याद रखना है। एनीमिया को दूर करने के लिए हरी पत्तेदार सब्जियां, पालक, आंवला, गुड़ और जो है ये फल जो हैं वो खाना चाहिए। सब्जी को कटने के बाद काले पड़ने लगते हैं, सेव, केला, आलू, ये सारी की सारी जो है खानी चाहिए, ठीक है। आयोडीन देखो, आयोडीन की कमी से घेंगा, गल फूला रोग फूल जाता है, इससे है ना, गला फूल जाता है, जिसे गायटर भी कहा जाता है। आयोडीन हमें मुख्य रूप से समुद्री जीव जंतुओं से मिलता है। आजकल आयोडीन नमक के साथ मिलकर के आता है, मिला हुआ आता है। कैल्शियम देखो, कैल्शियम की कमी से हमारी हड्डियां और दांत कमजोर हो जाती हैं। हमें कैल्शियम दूध, अंडा, सेव जो है पत्तेदार सब्जियों से मिलता है। फास्फोरस देखो, ये भी हमारी हड्डियों और दांतों के लिए जरूरी है। ये हमें दूध, केला, हरी मिर्च आदि में मिलता है, ठीक है। तो ये आपको याद रख लेना है, फास्फोरस के स्रोत कौन से हैं, कैल्शियम के स्रोत कौन से हैं, आयोडीन के स्रोत कौन से हैं, ये सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पर क्लियर रखनी है। हमें भोजन पकाते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। हमारे भोजन में विटामिन और खनिज नष्ट ना हो, हमारा भोजन संतुलित रहे। सब्जियां काटने के बाद नहीं धोनी चाहिए, बल्कि उन्हें काटने से पहले जो है धोना चाहिए, ताकि जल में घुलनशील पोषक तत्व व्यर्थ ना हो। दाल चावल को ज़्यादा नहीं धोना चाहिए। खाने को ज़्यादा देर तक पकाना नहीं चाहिए और खाना ढककर पकाना चाहिए। खाना पकाते समय उसमें ज़्यादा पानी नहीं डालना चाहिए। बीमारियों के घरेलू उपचार देखो, यहाँ पर दांत दर्द में हींग का चूर्ण है ना, पेट दर्द में हींग, अजवाइन, आम बुखार, मेथी की हल्दी, मेथी की चाय, घाव, हल्दी का लेप, मोच के लिए हल्दी और चूने। किसी को अगर कुछ इस प्रकार से घरेलू जो नुस्खे हैं वो इस प्रकार से, गला खराब, अदरक और गुड़, बदहजमी, सौंफ, इस प्रकार से ये दिया गया है, ठीक है, ये अलग अलग प्रकार से। और भी देखते हैं दोस्तों, कचरा बीमारियों की जड़। कचरा बीमारियों की जड़, हमें ज़्यादातर बीमारियां गंदगी की वजह से होती है, और गंदगी फैलती है कचरे से। जब हम कचरा इधर उधर सड़क पर, बसों में, रेलगाड़ियों में, गलियों में फेंक देते हैं, तब गंदगी फैल जाती है, जिसकी वजह से बीमारियां फैलती। इसलिए हमें कचरा इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। कचरा दो प्रकार का होता है, एक तो जैव निम्नीकरणीय और जैव अनिम्नीकरणीय। अगर आपसे पूछा जाए कि जो कचरा होता है वो कितने प्रकार का होता है, तो दो प्रकार का, एक जैव निम्नीकरणीय और एक जैव अनिम्नीकरणीय। जैव निम्नीकरणीय के बारे में अगर देखें तो जैव निम्नीकरणीय कचरा वह होता है जो वातावरण में कीटाणुओं के द्वारा आसानी से अपघटित हो जाता है, और जैव अनिम्नीकरणीय जो होता है वो अपघटित नहीं होता है। निम्नीकरणीय में छिलके, अंडे का छिलका, कागज, चाय पत्ती, सूखा पत्तियां, ये क्या हो जाती हैं, अपघटित हो जाती हैं। लेकिन अगर बात करें कि प्लास्टिक, पॉलीथीन की थैलियां, कांच के टुकड़े, कपड़ों के टुकड़े, कीलें, प्लास्टिक, ये जो होती हैं जैव अनिम्नीय कचरा के अंतर्गत आती हैं और इनका अपघटन नहीं होता है। तब अगर आपसे पूछा जाएगा निम्न में से बताइए कौन सा जैव अनिम्नीकरणीय कचरा के अंतर्गत आता है, तब आपको पता होनी चाहिए। और जैव निम्नीकरणीय कचरा के अंतर्गत कौन आता है, जो भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। कचरा की देखो दोस्तों, इस प्रकार के दो प्रकार के हैं, जैव निम्नीकरणीय और जैव अनिम्नीकरणीय। फल सब्जियों के छिलके, अंडे के छिलके, कागज, पत्तियां, पॉलीथीन की थैलियां, कांच के टुकड़े और प्लास्टिक, ये आते हैं, ठीक है। और जैव निम्नीकरणीय कचरा उपयोगी होता है। इस कचरे से कंपोस्ट जो है, वानस्पतिक जो खाद है वो तैयार की जा सकती है। इस खाद को मिट्टी में मिलाने से मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ जाती है और जो है फसल अच्छी होती है। कंपोस्ट तैयार करने के लिए जैव निम्नीकरणीय कचरा को मिट्टी में गड्ढा खोदकर, सभी को पता है, दबा दिया जाता है। कुछ दिनों के बाद कचरा पूरी तरह से गल जाता है और दुर्गंध रहित हो जाता है, जिसका अर्थ वास्तविक खाद तैयार है, ठीक है। जैव अनिम्नीकरणीय जो कचरा होता है, ये जो होते हैं कचरे को शहर के बाहर गहरे गड्ढे होते हैं, है ना, और वहां डाल दिया जाता है, जिसमें भराव क्षेत्र कहते हैं, जिसे भराव क्षेत्र कहते हैं। भराव क्षेत्र में कचरे को मिट्टी की परत से ढक दिया जाता है। जब भराव क्षेत्र पूरी तरह से भर जाता है, तब उस पर पार्क या खेल का मैदान बना दिया जाता है।
इस प्रकार अनुपयोगी कचरे का उपयोग किया जाता है, वातावरण साफ और स्वच्छ रहता है। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको जो है क्लियर करेंगे। यहाँ पर एक दिया है कचरा कम करने के उपाय। जैव अनिमनीय कचरा भी ही हमारे वातावरण की ज्यादा हानिकारक होते हैं। अनिमनीय करनी है, कभी कभी तो जो है जानवर पॉलीथीन की थैलियों को निगल जाते जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है। आपने देखा होगा गाय भैंस वगैरह। प्लास्टिक आदि की वस्तुएं नालियों को जाम कर देती हैं, जिसमें नालियों का गंदा पानी जो है क्या होता है, एकत्रित हो जाता है या फिर सड़कों पर बहने लगता है, जिसमें वातावरण प्रदूषित हो जाता है। इसलिए हमारा फर्ज बनता है कि इस तरह हम कचरे को कम वातावरण में डालें। ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, पॉलीथीन और प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग कम कर सकते हैं, इसके स्थान पर कागज की थैलियों का प्रयोग कर सकते हैं। प्लास्टिक की वस्तुएं, बोतल, थैलियां आदि पुनः प्रयोग किया जा सकता है। कागज को बर्बाद नहीं करना चाहिए। कांच, प्लास्टिक आदि को पुनः चक्रित करके जो है और भी चीजें बनाई जा सकती हैं। ठीक है, तो इनको अपन देख सकते हैं। और यहाँ पर आपको पढ़ना है स्वच्छ भारत अभियान, एक नई शुरुआत। तो इस अभियान का उद्देश्य पूरे भारत को साफ स्वच्छ बनाना। इस अभियान की शुरुआत महात्मा गांधी की 150वीं जन्मदिन यानी कि 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री जो है श्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी। इसकी शुरुआत कब की गई थी? 2 अक्टूबर 2014 को। और इस अभियान का नारा है, न गंदगी करने देंगे, न करेंगे और ना करने देंगे। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि स्वच्छ भारत अभियान जो है इसकी एक नारा है वो क्या है, तो इसका नारा है, ना गंदगी करेंगे और ना करने देंगे। ठीक है, और इसका शुरुआत की गई 2 अक्टूबर 2014 को 150वें जन्मदिन के अवसर पर। ठीक है, ये चीज याद रखनी है दोस्तों। अब हम कुछ अभ्यास प्रश्नों के माध्यम से यहां पर अभ्यास करेंगे और वीडियो को सभी लोग लाइक जरूर कर देना। ठीक है, शेयर भी अवश्य करना है। तब आपको बताना है दोस्तों कि निम्न में से अलग है, तो अलग कौन है? अलग आपको बताना है चील, शेर, छिपकली या फिर गिद्ध। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा बी, यानी कि जो गिद्ध है, गिद्ध सही हो जाएगा। गिद्ध क्योंकि क्या है, मरे हुए जानवरों को खाता है, इसलिए गिद्ध अलग है। बाकी ये जो है जिंदा जानवरों को खाते हैं। तो शेर, चील और छिपकली। गाय के आगे के दांत छोटे क्यों होते हैं? छोटे क्यों होते हैं आपको बताना है। 4 विकल्प हैं। प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर बताना है कि गाय के जो आगे के दांत होते हैं वो छोटे क्यों होते हैं। तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? ताकि वह घास भूसा सुरख सके। ए नंबर आपका यहां पर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सांप अपने शिकार को कैसे खाता है? चीर कर, फाड़ कर, निगल कर या फिर काट कर। प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर बताना है। और सांप अपने शिकार को कैसे खाता है, तो बिल्कुल जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? निगल कर, यानी कि सी नंबर। ठीक है, निम्न में से कौन सा एक खाया जाने वाला फूल है? तो खाया जाने वाला फूल कौन सा है? प्रश्न क्रमांक है अपना 4, और 4 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? फूल बताना है तो वो है ब्रोकली फूल। ब्रोकली ये जो है खाया जाने वाला फूल है। और डी नंबर आपका यहां पर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, टमाटर है एक, बीज है, फल है, जड़ है या फिर फूल है। प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर बिल्कुल आसान है और आपका जो उत्तर आया है वो क्या है? फल है। टमाटर एक फल है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य बताना है आपको। प्याज का तना और पत्ते खाए जाते हैं, गिलहरी सर्वाहारी होती है, गिद्ध सिर्फ मरे हुए जीवों को खाता है, या उपरोक्त सभी। तो प्रश्न क्रमांक 6 का आंसर बताना है। तब 6 का आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या? उपरोक्त सभी। डी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। शकरकंद कैसे खाया जाता है? भून कर, तल कर, उबाल कर या फिर ए और बी दोनों। शकरकंद कैसे खाया जाता है? प्रश्न क्रमांक 7 शकरकंद के बारे में अगर बात करें हम, तो शकरकंद जो खाया जाता है वो भून कर भी खाया जाता है और उबाल कर भी, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका डी है वो यहां पर सही होगा। ठीक है, मिड डे मील की शुरुआत कब की गई? तो कब की गई? 2001 में, 2004 में, 2002 या फिर 2006 में। तब आपको उत्तर बताना है। मिड डे मील की जो शुरुआत हुई है दोस्तों वो कब हुई है? और आपका राइट जो आंसर आया है वो आया है 2004, यानी कि सी नंबर। मिड डे मील में क्या होता है? बच्चों से खाना बनवाया जाता है, बच्चों से खाने की सामग्री मंगवाई जाती है, अध्यापक गण खाना पकाते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मिड डे मील में क्या होता है? आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा विकल्प नंबर 3। ये विकल्प नंबर 4, उपरोक्त में से कोई नहीं। हमारे भोजन में कितने पोषक तत्व होने चाहिए? कितने होने चाहिए? 4, 6, 10 या फिर 8। तो आपका 10 का उत्तर हो जाएगा 6। हमारे जो है भोजन में पोषक तत्व होनी चाहिए 6, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका वी है वो यहां पर सही होगा। मनुष्य के शरीर के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? मनुष्य के शरीर के लिए बताना है। सूर्य है, चंद्रमा है, वसा है या फिर कार्बोहाइड्रेट है। तो मनुष्य के शरीर के लिए
जो ऊर्जा का प्रमुख स्रोत माना जाता है? जल्दी से उत्तर बताओ। और आपका राइट जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? उत्तर होगा कार्बोहाइड्रेट, यानी कि विकल्प नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही होगा। निम्न में से किसको शरीर वर्धक भोजन कहा जाता है? किसको कहा जाता है? 12 का उत्तर, 4 विकल्प है, जल्दी से उत्तर बताना है। प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर, और शरीर वर्धक जो भोजन कहा जाता है वो कहा जाता है प्रोटीन को, यानी कि जो बी नंबर है वो यहां पर राइट होगा। निम्नलिखित कार्यों पर विचार कीजिए। इस पोषक तत्व से हमें ऊर्जा मिलती है, यह हमारे शरीर के अंगों को बाहरी झटकों से बचाता है, तो उपरोक्त में से किस पोषक तत्व से संबंधित है? प्रश्न क्रमांक 13 का आंसर, वसा से, जल से, प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट से? तब आपका उत्तर जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए, यानी कि वसा से। ठीक है, ए नंबर आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व हमें कोई पोषक प्रदान नहीं करता किंतु फिर भी वह हमारे संतुलित आहार का अहम हिस्सा है, तो कौन सा है? 4 विकल्प हैं। प्रश्न क्रमांक 14 है, और 14 का जो आपने पढ़ा था वो पढ़ा था क्या? रूपछांस। रूपछांस यानी कि जो बी नंबर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चटनी बनाना, जैम बनाना, अचार बनाना प्रक्रियाएं संबंधित हैं, तो किससे संबंधित हैं? प्रश्न क्रमांक हमें 16 का उत्तर बताना है। चटनी बनाना, जैम बनाना, अचार बनाना, ये जो प्रक्रियाएं संबंधित हैं वो भोजन के संरक्षण से संबंधित है, यानी कि जो ए नंबर है वो यहां पर बिल्कुल सही होगा। कितने तापमान पर दूध का पाश्चुरीकरण होता है? कितने तापमान पर होता है? तो प्रश्न क्रमांक 17 का आंसर सभी लोगों को पता है कि 68.62.8 पर भी, 71.7 पर भी होता है, यानी कि दोनों पर होता है। सी नंबर बिल्कुल सही होगा। किस क्षेत्र के लोग मछली और चावल ज्यादा खाते हैं? प्रश्न क्रमांक 18 का उत्तर जल्दी से बताना है। और मछली और चावल जो खाते हैं वो खाते हैं तटीय क्षेत्र। तटीय यानी कि सी नंबर यहां पर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, सी नंबर आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहां पर आज हमने जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की, और आप सभी ने इन प्रश्नों पर देखा, विस्तृत अध्ययन भी किया और प्रश्नों पर भी चर्चा की है। जो भी क्वेश्चन है आपके वो टेस्ट में आगे आने वाले जो भी टेस्ट होगा उसमें करा दिए जाएंगे भोजन से संबंधित। आज यहाँ पर इतने ही प्रश्नों का आपका टेस्ट रहेगा, इतने ही आपका विस्तृत अध्ययन रहेगा। ठीक है, वीडियो बड़ा ना हो इसके लिए वीडियो का जो और भी प्रश्न होंगे उनके टेस्ट करवा दिए जाएंगे। फिलहाल आपने विस्तृत अध्ययन किया है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो वीडियो को लाइक जरूर करना है और शेयर करना है। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। जय हिंद।